नमस्कार। एनबी न्यूज के खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर ही बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गृह और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अबकर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव आरपी मंडल समेत सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनाव जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने घर पर ही धरना दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार गरीबों को राहत देने के बजाय जो राशन केंद्र सरकार ने दिया है उसे बेचा जा रहा है। पीपीई किट को टीएमसी के नेता पहनकर राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि विजयवर्गीय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इंदौर में अपने निवास पर ही धरना दिया। केंद्र सरकार जो अनाज प्रधानमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के लिए पहुंचा रही है वो गरीबों में नहीं बंट रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो जनता से एकत्रित करके सामग्री गरीबों को बांट रहे हैं उनको गिरफ्तार करके घर में बैठा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो बाहर नहीं निकलने दे रही है। पर केंद्र सरकार ने जो डॉक्टरों के लिए पीपी किट दी है उस किट को पहनकर टीएमसी के सांसद, टीएमसी के विधायक वहां पर राजनीति कर रहे हैं। न सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जो केंद्र ने अनाज भेजा है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से चावल भेजे हैं बंगाल में। यदि एक घर में 5 लोग हो तो 25 किलो अनाज देना है, पर 5 किलो भी टीएमसी के कार्यकर्ता उनके घर में अनाज नहीं दे रहे हैं। पूरे पीडीएफ सिस्टम कोलैप्स हो गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर से अनाज बढ़ रहा है। जो मरीज अस्पताल जा रहे हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है। यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उनको चुपचाप जला दिया जाता है, उनको दफना दिया जाता है, उनके परिवार को नहीं बताया जाता है। हमने वो सारे वीडियोस, वो सारे दस्तावेज हमने गवर्नर को दिए। उसके बाद भी ममता जी की सरकार में किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है प्रदेश की। आज पश्चिम बंगाल बारूद के ढेर पर है। हम उसका पालन करेंगे। अपने घर में बैठकर हम ममता जी की सरकार का विरोध करेंगे, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, गवर्नर साहब का ध्यान आकर्षित करेंगे और प्रदेश की जनता, बंगाल प्रदेश की जनता को ये एहसास कराना चाहेंगे कि हम भले ही सड़क पर नहीं हैं पर हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हम बंगाल को, बंगाल की जनता को जिस तरीके से वो कोरोना के भय से ग्रस्त है उनका भय दूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की टीम एक भेजी है बंगाल में। दुर्भाग्य से वहां के चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि हम उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। और मैं समझता हूं कि किसी भी मुख्य सचिव को ये कहने का अधिकार नहीं कि हम केंद्र द्वारा भेजी गई टीम का हम सहयोग नहीं करेंगे। मैं तो केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि सबसे पहले तो मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई करे और इस सरकार को कहीं न कहीं केंद्र सरकार निर्देश दे कि प्रदेश की जनता के हित में निर्णय ले, कोरोना के भय से बंगाल की जनता को मुक्ति दिलाए। आज सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, सारे मुख्यमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हुए और वे मोदी जी के साथ खड़े होकर इस देश में कोरोना के भय से जनता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गैर भाजपा दल के मुख्यमंत्री भी। पर बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अराजकता मची है। उसका कारण है ममता जी का अहंकार, उनका कारण है ममता जी की प्रदूषित राजनीति। वो कोरोना में भी राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में आसमान से जैसे आफत की बरसात हुई हो, जिसने लोगों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कोरोना संकट के दौरान कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और जबरदस्त ओलावृष्टि के साथ साथ आए तूफान ने लोगों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। किसानों की फसल का तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन कई मकानों की छत भी गिर गई। ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी लॉकडाउन का पालन कर कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन आसमान से बरसी आफत से कैसे बचें। वहीं किसान और ऐसे ग्रामीण जिनके घरों की छत गिर गई, वो लोग अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फरसा टोली, कराबेवर, जामझोर, अंकिरा, भालूमुंडा, पंडरीपानी, तुमला सहित आसपास के गांव के लोग इस आसमान से बरसी आफत के शिकार हुए हैं।
कारा की रतरी तहने मैं टाटी कोना में जथा कथा बाँचे हैं, कोई नहीं है, सब पारा मोहल्ला के सब चले गए। नहीं तो फिर कहाँ के चले गए? स्कूल के पास कोई नहीं था, रो रो के मैं अकेला घर में टाटी कोना में रही। सर्वे चल ही रहा है। लगभग इस गांव में 200 से ऊपर परिवार रहते हैं। अब वो तो संपूर्ण सर्वे करने के बाद ही एक्यूरेट जानकारी मिल पाएगा। मान लीजिए अगर शासन किसानों का 10,000 5,000 का नुकसान हुआ है खप्पर का या घर आलवेस्टर का टूटा हुआ है, तो उनको शासन की ओर से कितना मुआवजा प्रदान किया जाएगा? अब एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा इसमें। आरबीसी के दायरे में जो आएंगे, आरबीसी में लिखा हुआ रहता है, उसी के दायरे के अंदर में सबको मुआवजा मिलेगा। इसमें अभी तक इस गांव में आप भ्रमण किए, तो ये गांव की स्थिति क्या है? वाकई में बहुत बदहाल है कि क्या? हाँ, बदहाल ही है। मतलब 60% 70% नुकसान हुआ है गांव का। अप्रैल का ज़्यादा हुआ है। ये घरों का ही नुकसान हुआ है, कुछ सब्जी भाजी फसल भी नुकसान हुआ है। जो अभी सब्जी भाजी का फसल लगाए थे, फिर अभी फसल उसमें हुआ है। नहीं, ये बनगांव में आया था ऐसा किस्सा, लेकिन वो भी जो है क्या कहते हैं अपन उसके लिए भी सुचारू व्यवस्था कर करके जो है उनके लिए यहाँ सुगवासी पारा के मोहल्ले के पारा में था ऐसा व्यवस्था। उसमें क्या है कि वहाँ पे रात में आंधी तूफान फिर आया तो लोग डर गए थे, तो इस वजह से जो है स्कूलों में जाकर के उनके लिए व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश में रीवा के तनिषा नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर राजेश सिंघल के दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन सख्ते में आ गया है। कई लोग डॉक्टर के संपर्क में भी आए हैं, जिसके बाद कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने तनिषा नर्सिंग होम रीवा के संचालक डॉक्टर राजेश सिंघल के संपर्क में आए व्यक्तियों को अपनी सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर राजेश सिंघल का खुद का कैंसर का उपचार दिल्ली के एक निजी चिकित्सालय में चल रहा था। देश में कोरोना वायरस की सक्रियता के उपरांत वह 2 बार दिल्ली गए और रीवा वापस आए थे। तनिषा नर्सिंग होम में उन्होंने रीवा के 12, सतना के 2 और सीधी के 4 मरीजों की जांच की थी। ये आपको मालूम है कि रीवा में तनिषा नर्सिंग होम है। इसके मालिक डॉक्टर राजेश सिंघल, उनको कैंसर की बीमारी है और अपना कैंसर का इलाज कराने संभवतः 22 फरवरी को ये दिल्ली गए थे। दिल्ली में कोई राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है, वहाँ गए थे। लेकिन ये वहाँ अपना कीमोथेरेपी कराना चाह रहे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उस समय उनका कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। उसके बाद ये 13 अप्रैल को वहाँ से लौट के वापस आ गए थे। अभी 22 अप्रैल को दोबारा ये कीमोथेरेपी कराने जब वहाँ गए, दिल्ली गए, तो उनकी वहाँ पर जाँच की गई और जांच करने के दौरान ऐसी जानकारी हमको मिली है कि ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम लोग सर यहाँ आके किन किन से मिले और जिन जिन से मिले उनकी जानकारी हो गई क्या आपको? हाँ, ये हम लोग वही जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ वो 13 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक यहाँ पर रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात कौन कौन से हुई है, किसके संपर्क में आए हैं, और उन लोग लिस्ट बना रहे हैं और शीघ्र ही जो है उनको उनके लिस्ट हम लोग पूरी बनाने के बाद ये पूरा एरिया जो है ये जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। उज्जैन सीएमएचओ द्वारा बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें अजीज नामक मरीज की मौत बताई गई थी, जो खबर समाचार पत्रों में भी छापी गई। लेकिन अजीज ने जब अपनी मौत की खबर पढ़ी तो वो घबरा गया और उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया और बताया कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसे अभी तक मालूम नहीं, लेकिन वो जिंदा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उज्जैन की सीएमएचओ ने गलती को माना और कहा कि मामले में नोडल अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया गया है और संस्था को चेतावनी दी गई है। मेरा नाम अजीज जीन वाला है। मैं उम्र 36 साल, सीपी मोहल्ला निवासी हूँ। 2 दिन पहले मुझे कोरोना के उसमें मैं माधव हॉस्पिटल गया था। वहाँ मैंने चेकआउट कराई। मैं, मेरी मम्मी और मेरा भांजा तीनों लोग गए थे। मुझे वहाँ से इन्होंने आईडी शिफ्ट कर। अभी तक मेरी रिपोर्ट कंफर्म ये नहीं आई है। कोई बोलता है पॉजिटिव है, कोई बोलता है नहीं है। रात को कभी बोलते हैं पॉजिटिव वालों के साथ चले जाओ, कभी बोलते हैं यहाँ चले जाओ। इस हॉस्पिटल में व्यवस्था के नाम पे कोई कुछ भी नहीं है, ना पर्याप्त स्टाफ है, ना कुछ है। दूसरी बात, आज सुबह भास्कर के अंदर दे दिया गया कि मुझे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मैं आपके सामने पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कृपया करके मेरा निवेदन है, मेरे वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ और यहाँ पे व्यवस्था सुधारें, या मुझे यहाँ से निकालने का। जो पेशेंट की डेथ हुई है उसका नाम और वहाँ से आने के बाद ही यहाँ पर हमारा IDSP डिपार्टमेंट में उन लोगों का बुलेटिन तैयार होके और फिर हम जारी करते हैं। वहाँ जब हमें पता लगा कि जो पेशेंट ने उन्होंने डेथ के बारे में जो बताया था, वो चूँकि उनका
नाम उनमें कन्फ्यूजन था और उनका एड्रेस कन्फ्यूजन में था, तो उन्होंने त्रुटिवश उन्होंने उसको स्वीकार किया है और उन्होंने बोला है कि ये जो है हम लोगों के नाम एक जैसे होने से और उनका एड्रेस अलग होने की वजह से अपनी त्रुटि स्वीकार करी है। इसलिए मैं उसका खंडन करती हूँ कि जो पेशेंट हम लोगों ने अब्दुल रशीद नगोरी सन ऑफ अब्दुल मजीद नगोरी जो 60 साल के थे और 35 नगोरी मोहल्ला उज्जैन में रहते थे, जो कि 23 तारीख को इनकी डेथ हो गई थी। तो उसके नाम के कन्फ्यूज़न में उन्होंने जो हमारे इस वक्त जो स्वस्थ हालत में वहाँ पर एडमिटेड है मिस्टर अजीज़ जीनवाला सन ऑफ आबिद हुसैन 26 साल के, जो कि अभी उनसे हमने चर्चा भी करी, उनकी हालत ठीक है, वो अपने वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो नोडल अधिकारी को हम लोगों ने यहाँ से एक नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपने इस तरह से गलत जानकारी यहाँ प्रस्तुत करी, जिसकी वजह से नाम में हमारा काफ़ी त्रुटि रिपोर्ट चली गई है। तो मैं इसका खंडन करती हूँ, इस रिपोर्ट का, इस न्यूज़ का मैं खंडन करती हूँ और हमारे जो नोडल अधिकारी हैं उनको हम यहाँ से नोटिस भी इशू कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह से अगर आप इस तरह से गलत रिपोर्ट भेजेंगे तो आपके संस्था के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में उज्जैन के बड़नगर में 24 अप्रैल को अचानक 5 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते जिला प्रशासन ने बड़नगर सीमा को पूरी तरह सील कर दिया है। आज कलेक्टर शशांक मिश्र और एसएसपी सचिन अतुलकर बड़नगर पहुंचे, जिन्होंने कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया। इस एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाकर पुलिस की तरफ से विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं बड़नगर के चारों तरफ पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगा दिए हैं। पहले 2 प्रकरण जो आए हैं उन पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार यहाँ पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। चूँकि पूरे शहर में लॉकडाउन भी है, कर्फ्यू भी इम्पोज किया गया है, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। इसमें जो बल तैनात होता है उसको भी प्रिकॉशन लेने की निर्देश दिए जाते हैं, चूँकि कंटेनमेंट एरिया के अंदर जाना और वहाँ पे व्यवस्था बनाना भी दायित्व रहता है। साथ ही कंटेनमेंट एरिया के जो निवासी हैं उनका बाहर आना अंदर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, वहीं पर अंदर ही सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और जो परिवार में पॉजिटिव मिले हैं या जो फर्स्ट कांटेक्ट हैं उनको भी होम क्वारंटाइन इसमें किया जाता है, उसकी व्यवस्था बनाई जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के 26 छात्र और 2 शिक्षक देर रात अपने घर पहुंचे। दरअसल ये सभी नवोदय विद्यालय बुरानाबाद के छात्र और शिक्षक हैं, जो गुजरात के कच्छ में फंसे थे। उज्जैन पहुंचने के बाद यहां शिक्षक और छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके बाद उन्हें स्कूल में ही 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। दरअसल बच्चों के फंसे होने की सूचना के बाद 16 अप्रैल को उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने पत्र लिखकर सभी बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने का आग्रह मानव संसाधन विकास मंत्रालय से किया था। इसके बाद से ही वे लगातार मंत्रालय, बच्चों और परिजनों के संपर्क में थे। मैं देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे लेटर पैड पे चिंता पाल के नर्मदा स्कूल के 175 बच्चों को घर जाने की जो व्यवस्था करी है, जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे उनको घर पहुंचाने की जो व्यवस्था करी, उसके लिए मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मानव संसाधन मंत्री रमेश जी पोखरियाल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन बच्चों के स्वस्थ और मस्त रहें ये शुभकामनाएं देता हूं और उन बच्चों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो घर जाने से पहले अपना चेकअप कराएं और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। भगवान महाकाल आपके उज्जवल भविष्य को और उज्जवल और यशस्वी बनाए। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिस कारण हजारों व्यक्ति अपने घर से बाहर होने की वजह से परेशान हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बड़वाह प्रशासन ने एक पहल की है और प्रवासियों की मदद के लिए 38 बसों का इंतजाम किया, ताकि उन्हें उनके अपने जिले तक पहुंचाया जा सके। करीब 800 मजदूरों को उनके घर भेजने का प्रयास किया गया। बड़वाह ब्लॉक की पंचायतों में ठहरे मजदूर और अन्य लोगों को सुरक्षित उनके घर भेजने के लिए जिला प्रशासन के आदेश हुए, जिसके बाद ये इंतजाम इन लोगों के लिए किया गया। 38 बसेस है, अलग अलग क्षेत्रों में जो मजदूर रुके हुए हैं उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना है। और ये बसेस जिला खंडवा, धार, शाजापुर और हरदा
इन डिस्ट्रिक्टों में जाएगी और उसमें प्रॉपर खरगोन भी सम्मिलित जाके लेबर यहाँ फंसी हुई है। सर इसमें कितनी संख्या हो सकती है मजदूरों की कम से कम? करीब 800 ये सर इनको इनके घर भेजा जाएगा इनकी जांच वगैरह करके? इनके जो जनपद मुख्यालय है वहाँ तक पहुँचाएंगे और वहाँ से फिर उनकी जांच करके अपने गाँव को जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी लॉकडाउन लागू है, लेकिन गरीब परिवारों के लिए खाने पीने की सामान की समस्या भी आ रही है। हालांकि ऐसे लोगों को शासन स्तर से खाद्य सामग्री पहुंचाने में मदद की जा रही है। जनप्रतिनिधि खुद भी अपने स्तर से मदद कर रहे हैं। बालाघाट विधानसभा विधायक और पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन भी ऐसे ही परिवारों तक राशन पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना की स्थिति की जानकारी भी दी जा रही है। वायरस से हम सब एक तौर से सहमे भी हुए और उसका मुस्तैदी से मुकाबला भी करना है। और जो लॉकडाउन का पूरा पालन भी बालाघाट जिले में हुआ है और जिसका एक अच्छा परिणाम है कि बालाघाट में अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया। आज एक कटेंगे कि हमारी बेटी जो मेडिकल की छात्रा इंदौर की थी, वो जब यहाँ आई तो उसका भी सैंपल का जो नतीजा आया उसमें नेगेटिव आया है। तो एक तौर से एक अच्छे संकेत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 20 तारीख की बैठक में जो हमने निर्णय लिया है, शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र की सभी इंडस्ट्रियों को हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण, निजी मकानों के निर्माण और कृषि कार्य को छूट प्रदान की गई है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सभी रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ करने के भी पंचायतों को कहा गया है और चालू भी हो गए। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन जारी है और हमारे पुलिसकर्मी लगातार इसका पालन सुनिश्चित करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पंधाना में भी पुलिस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवा रही है। साथ ही बैंकों के सामने लगने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए बैंक कर्मी और पुलिस विभाग सख्ती बरतते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है और जो भी लोग बिना कारण बाहर घूमते नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना खतरे के कारण देश भर में लॉकडाउन जारी है और पुलिस इसका सख्ती से पालन करवा रही है। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको नहीं मान रहे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में राशन और कियोस्क सेंटर के बाहर खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। कियोस्क सेंटर के संचालक की अपील के बाद भी लोग इसकी पालना नहीं कर रहे थे, जिसके बाद स्थानीय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सख्ती दिखाई और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। इस संबंध में व्यवस्था की गई क्योंकि अभी लोगों के कैश की आवश्यकता से लोग मालूम आया। ग्रामीण सहकारी बैंकों को ये बोला गया है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोले बनाए, कुछ सभी के द्वारा बनाए गए टेंट्स लगाए जाएँ वहाँ पर, वो सभी बैंकों में लगाए गए। बात और दूसरा इसमें ये किया गया कि छोटे छोटे जो भुगतान होते हैं उन सबका विड्रॉल कलेक्ट करने को उनको बोला गया है। विड्रॉल कलेक्ट करके बैंक के बाहर किसी स्थान पर छोटे छोटे पेमेंट कर देंगे और जो बड़ा पेमेंट हो बैंक के अंदर से ही किया जाएगा। इस प्रकार की चर्चा मेरी एमसीसीबी से हुई और उनको मैंने किया है। देश भर में लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के पंधाना समेत अन्य जगहों के मजदूर जो महाराष्ट्र में फंसे थे पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े। लगभग 250 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद मजदूर बोरगांव बुजुर्ग पहुंचे, जहां स्थानीय समाज सेवियों और पुलिस ने इनके खाने पीने की व्यवस्था की। साथ ही सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जाँच भी की गई, जिसमें सभी मजदूर स्वस्थ पाए गए। आज बाहर से जो है अपने घर को लौटने वाले कुछ यात्री मिले हैं, जिन्हें बोरगांव बुजुर्ग में भमराड़ी पुल के पास रोककर इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण में सभी लोग स्वस्थ पाए गए हैं अभी तो, जिसमें 89 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चों की जांच आज अभी हमने की है, जिसमें हमने इनका पल्स ऑक्सीमीटर से इनका रेस्पिरेटरी रेट एवं इनका ऑक्सीजन लेवल की जाँच यहाँ पर करी है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड बिछुआ की स्वयं सहायता समूह मास्क निर्माण का काम कर रही है। जनपद पंचायत सीईओ ममता कुलस्ते के निर्देशानुसार शुरुआती दौर में इन समूहों के द्वारा 8000 मास्क दिए गए, जो नरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए तैयार किए गए हैं। ग्राम संगठनों द्वारा अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर भी बनवाया गया है, जिससे काम के दौरान मजदूरों को सैनिटाइज भी किया जा सके।
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के गांव कोयलारी में आदमखोर शेर ने एक आदमी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 55 वर्षीय राम नरेश घर से शौच के लिए निकला था। मृतक के भतीजे उमेश ने खूनी शेर को राम नरेश के ऊपर हमला करते देख शोर भी मचाया। ग्रामीणों को जानकारी दी गई, लेकिन शेर घटनास्थल से 500 मीटर दूर तक शव को घसीटते हुए जंगल में ले गया, जिसके बाद ग्रामीण एकत्रित हो गए। परिजनों ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और उन्हें वहां से हटाने की मांग की। घटना के बाद विधायक भी ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। वहीं विभागीय अधिकारी ने वहां पर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। लेटरिंग आए थे नदी के पास, वहीं से टाइगर वो उठाया होगा, इतना जोर से चिल्लाए और चिल्लाए तभी मैं आवाज समझ में आया। मैं मवेशी की व्यवस्था में लगा था, वहां से मैं दौड़ा तो मैं जंगल के पास तक मैं उनको देखा कि जानवर वहां से लेके उठा के और दौड़ा तो यहाँ लाके खा लिया उसको। साहब वालों का एक कहना है और हम सब एक साथ में हैं कि जब तक कलेक्टर साहब नहीं आते हैं, CCF साहब नहीं आते हैं, इनको सस्पेंड नहीं करते यहीं पर इस पार्ट में, जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे लाश नहीं उठेगा, पंचनामा नहीं होगा। मेरे जान डेड बॉडी को नहीं उठने दे रहे हैं, उसमें उनकी ये जो मांग है वो निरंतर वो जायज़ है। इस बात को मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना पड़ेगा कि अगर हम समय रहते उन जो दोषी अधिकारी हैं, जिन लोगों के ग्रामीण जनों की मांग है कि उन लोगों की लापरवाही, वो लोग अनैतिक तरीके से बातें करते हैं, जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बता रहे थे कि उनसे हमने पूछा कि भाई आप फॉरेस्ट से इनको हटा दे, टाइगर को दूर क्यों नहीं कर रहे हो गांव से, तो उनका कहना ये है कि आप मवेशियों को छोड़ो। तो ये ग्रामीण जनों के सामने इस तरह की बातें करना ये सीधा सीधा बेवकूफ़ीपन है और ऐसे एक जिम्मेवार व्यक्ति को ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो ग्रामीण जनों के साथ ये निरंतर घटनाएं घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस बात को हम उच्च अधिकारियों तक रखेंगे और समय रहते इसका निदान करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ बैरिकेड निरंतर हो और जो भी यहाँ पे ऐसे वन्य प्राणी जो हैं कि आदमखोर की स्थिति बन रही है जिनकी, उनके ऊपर GPS लगाकर उनको ट्रेस करते हुए जो है ग्रामीण जनों को समय समय पर आगाह करते रहें। मामला भिंड जिले के मेहदा गांव का है, जहां मेहदा से बिछोली पहुंचने वाले रास्ते को खोदने का आरोप बिछोली के ग्रामीणों ने अतुल शर्मा पर लगाया। रास्ता खोदे जाने से किसानों के तूड़ी से भरे ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग गई। तब ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। JCB से रास्ता खुदवाने वाले अतुल शर्मा ने ग्रामीणों पर रेत और तूड़ी निकालने का आरोप लगाया है और कहा कि जो जगह खोदी है वो मेरी निजी भूमि है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पूरी हम भर के लेके आए तो अतुल शर्मा यहाँ खड़े थे। अतुल शर्मा हमसे बोले 500 रुपये दो तो गाड़ी हम निकालने देंगे, और नहीं अगर 500 रुपये दोगे तो हम आपको मारपीट करेंगे। तो वहाँ यहाँ के सर वो लोकल हैं सर, और हम दूसरे गांव के यहाँ सर आने में बहुत परेशानी रहा, तो वो दमंग है सर। रास्ता खोदी करना और बाहर नहीं निकल पाते, बिल्कुल रास्ता बंद कर दिए। यहाँ ट्रैक्टर दो के भरे खड़े हुए हैं, निकल नहीं रहे। कौन से गांव के लिए गया रास्ता? बिछोली के लिए रोड की है पूरी। रास्ता किसने खोदा? अतुल शर्मा ने। नहीं, जिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया है ना, ये हमने अपनी निजी भूमि से सबसे पहले तो इनको रास्ता नहीं था, पहले निजी भूमि से रास्ता दिया इनको निकलने के लिए। ये पहले बहादुरपुरा से निकला करते थे, मेहदा से कोई रास्ता नहीं था। हमने अपनी निजी भूमि से रास्ता दिया इनको। आज निकलने के लिए था, जब ये लोग आज धंधा कर रहे हैं, रेत डाल रहे हैं, तोई की ट्रॉली डाल रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमने अपनी जो निजी संपत्ति हमारी कोठी बनी है उसमें क्षति पहुंच रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लॉकडाउन के चलते चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना पर लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। ट्रक ड्राइवर सहित पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई की। करीब 1036 अंग्रेजी शराब की पेटी जब्त की गई है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब जब्त कर ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक राजस्थान का रहने वाला है, जिस पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। ये जो उसने बताया सोनीपत हरियाणा से सूरत लेकर जाना बता रहा था। कुछ कॉन्टैक्ट्स इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली है, जिस पर इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम उसमें आगे काम कर रही है। उसके पास कोई कागज चूर जैसा ने बताया कि उसमें चने की चूड़ी भरी हुई थी और उसी के उसके पास कागज थे
और उसी को चूड़ी को ले जाते हुए जानवरों का भूसा इसमें चारा इसमें जा रहा है, तो उसके माध्यम से उसकी आड़ में वो लगभग इतनी दूर तक उसको क्रॉस करते हुए आ गए। परंतु जैसा कि इंदौर में मैंने बताया कि चेकिंग के दौरान एक एक ट्रक को अंदर से भी पुलिस तलाश कर रही है, इवन डाले भी चेक कर रही है, क्योंकि बीच में कई बार ऐसा देखने में आया था कि इंदौर से आते जाते ट्रक में लोग ऊपर डालों में सो जाते हैं, छुपकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसी चेकिंग के अनुक्रम में कल रात को उन्होंने ट्रक पकड़ा। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी मैंने बताया जैसा कि आप लोग को एक ड्राइवर उसमें मिला था चेकिंग के दौरान, कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन साथ में चल रही थी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ राशि को बताइए सर, कितनी राशि बताइए? लगभग 41 लाख रुपए से अधिक कीमत। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।